हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मधुमेह या डायबिटीज़ मेलाइटस। बेसिकली ये रोग जो है इंसुलिन नामक हार्मोन के इम्बैलेंस से या उसके कम सिक्रीशन से या बिल्कुल भी नहीं सिक्रीट होता है हमारे शरीर में, तो उसकी वजह से ये होता है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है डायबिटीज़ मेलाइटस। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या चयापचय की गड़बड़ी, यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं संपूर्ण तरीके से कर पाता। कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और जबकि कार्बोहाइड्रेट का चयापचय नहीं होता है इंसुलिन की अनुपस्थिति में, तब ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, कमजोरी, वीकनेस, और ये जो ग्लूकोज लेवल है ये हमारे रक्त में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें मधुमेह या सामान्य भाषा में इसको शुगर बोलते हैं या डायबिटीज़ मेलाइटस नामक रोग जो है वो हो जाता है। अगर हम वैसे देखें तो इंसुलिन जो है वो बेसिकली हमारे शरीर में पैनक्रियाज नामक एक ग्रंथि है, एंडोक्राइन ग्लैंड, जिसके अंदर की आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। ये नाम है इसलिए हिंदी में भी यही रहेगा, पैनक्रियास, या इसको हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय। पैनक्रियाज के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं। इसके अंदर बीटा सेल्स पाई जाती हैं या बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करती हैं, इंसुलिन का निर्माण करती हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, और यहाँ से सिक्रीशन के बाद ये डायरेक्टली जो है रक्त में मिल जाता है, क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं तो ये रक्त में मिल जाता है। और इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म या कार्बोहाइड्रेट का चयापचय। अब हम देखेंगे कि डायबिटीज़ के या मधुमेह के लक्षण क्या होते हैं। मधुमेह के मुख्य 3 लक्षण होते हैं, जिन्हें हम 3 P's बोलते हैं। वो है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का क्या मतलब होता है कि मधुमेह के रोगी को रात के समय में स्पेशली अधिक मात्रा में जो है पेशाब बनता है या यूरिन बनता है, तो इसे हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली माने ज़्यादा, ठीक है, तो पॉलीयूरिया माने जबकि यूरिन ज़्यादा बनता है। दूसरा है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया में का मतलब है कि मधुमेह के रोगी को प्यास भी बहुत अधिक लगती है। तो ये दोनों एसोसिएटेड है, पानी भी ज़्यादा पिया जाता है और पॉलीयूरिया भी होता है, यानी ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना। और तीसरा जो इसका सिम्टम है वो है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया में क्या होता है कि भूख अधिक लगना, कि अभी खाना खाया है और थोड़ी देर बाद फिर से ऐसा लगता है कि कुछ खाया नहीं है या खाना खाने की इच्छा उत्पन्न होती है। क्यों ऐसा होता है, पॉलीफेजिया क्यों होता है? पॉलीफेजिया इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर जो है वो इंसुलिन की कमी की वजह से कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता। अगर कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली पच के जो है वो किस फॉर्म में हमारे रक्त में रहती है, ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लूकोज का आगे चयापचय होता है इंसुलिन की प्रेजेंस में, और फिर ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब शरीर में इंसुलिन की मात्रा कम बन रही है या बिल्कुल नहीं बन रही है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ग्लूकोज का चयापचय नहीं होता, जिससे ऊर्जा नहीं बनती। जब ऊर्जा नहीं बनती है तो हमें वापस से कितना भी हम खा लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी ऐसा लगता है कि हमने खाना नहीं खाया है या भूख लग रही है, क्योंकि ब्रेन को वो सटाइटी वाला जो एक तरह से कहें कि हमारी बॉडी में वीकनेस होना, ऐसे सिम्टम्स आना कि जैसे कुछ खाया नहीं है, तो कमजोरी आना उसकी वजह से, तो इस वजह से पॉलीफेजिया होता है। तो ये 3 मेन सिम्टम्स हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, ठीक है। अधिक पेशाब आना, अधिक प्यास लगना और अधिक भूख लगना, ये 3 इसके मुख्य जो है सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा है भोज्य तत्वों का जो है सही प्रकार से उपयोग नहीं कर पाना। भोज्य तत्वों में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, उसको जो है हम सही प्रकार से, जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से नहीं हो पा रहा, जिससे ऊर्जा का निर्माण
नहीं हो रहा है। उसके बाद है संक्रामक रोगों को रोकने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है, या बॉडी की इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, बिकॉज एनर्जी लेवल्स लो हो जाते हैं। बॉडी जो है ससेप्टेबल हो जाती है इन्फेक्शन से या कोई भी जो है संक्रामक रोगों को लेकर। फिर है कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया क्या होता है कि जब हमने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जब पढ़े थे तो अपन ने पढ़ा था कि शरीर जो है वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग करता है ऊर्जा लेने के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य फंक्शन है या मुख्य कार्य है ऊर्जा देना। अगर कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है, और डायबिटीज के कंडीशन में क्या है, अनुपस्थित नहीं है, लेकिन हमारा शरीर इंसुलिन की अनुपस्थिति में इस कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, काम में नहीं ले पा रहा उस कार्बोहाइड्रेट को। अब दूसरा नंबर जो है शरीर किसका लेता है, शरीर जो है वसा को मेटाबोलाइज करता है या फैट को मेटाबोलाइज करता है ऊर्जा देने के लिए। ठीक है, शरीर को अपने वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री फंक्शंस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इस कंडीशन में जबकि कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो शरीर जो है वो वसा का इस्तेमाल करता है ऊर्जा देने के लिए। तो जब वसा का जब मेटाबॉलिज्म होता है या चयापचय होता है ऊर्जा के लिए, इसके फलस्वरूप जो है कीटोन बॉडीज बनती हैं। ये कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, ये एसीटोन और एसिटिक एसिड जो है बेसिकली ये बनते हैं, जो बाद में जो है ग्लूकोज और उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो क्योंकि वसा का मेटाबॉलिज्म अब पहले से ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में ये जो कीटोन बॉडीज हैं इनकी मात्रा भी अधिक बनती है, और ये कीटोन बॉडीज जो हैं ये अधिक मात्रा में रक्त के अंदर उपस्थित हो जाते हैं, या रक्त में इन कीटोन बॉडीज का लेवल जो है वो अधिक हो जाता है। हम अगर देखें कीटोन बॉडीज का जो है कई बार यूरिन के अंदर एक स्मेल आती है, पिक्यूलियर स्मेल आती है, वो इस एसीटोन की आती है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, या सांस के थ्रू भी जो है एसीटोन जैसी जो है स्मेल आती है, जिससे कि पता लग जाता है कि हाँ मतलब फैट का मेटाबॉल कीटोन बॉडीज जो है या कीटोसिस जो है वो होने की संभावना है या हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर ये स्थिति कंट्रोल नहीं की जाती है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो रहा और वसा का ज़रूरत से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बढ़ रही हैं और रक्त के अंदर कीटोन बॉडीज जो है वो उनका लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन को हम कीटोसिस कहते हैं। कई बार जो है पेशेंट जो है वो कोमा में भी चला जाता है, बेहोशी की हालत में चला जाता है, अचानक से बेहोश हो जाता है। तो ये या चक्कर आना, ये इसके कुछ कीटोसिस के सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद है नाड़ी संबंधी विकार। जो नर्व्स हैं उसके ऊपर जो माइलिन शीट होती है, या शुगर लेवल्स जब बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो नर्वस सेल्स हैं या नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और जो नाड़ियां हैं हमारी वो भी कमज़ोर हो जाती हैं या वो वीक हो जाती हैं। और इसके अंदर कई बार जो है कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स अगर स्थिति कंट्रोल में नहीं है तो हो जाते हैं, जैसे कि पागलपन जैसा या चिड़चिड़ापन होना, ये कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। फिर है नेक्स्ट सिम्टम जो है डायबिटीज़ के अंदर, वो है रेटिनाइटिस। ठीक है, ये सब संभावनाएं हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये हर पेशेंट के अंदर ये सारे सिम्टम्स जो है पाए जाएं, लेकिन ये सब संभावनाएं हैं जो डायबिटीज़ के साथ में या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से है उसकी वजह से हो सकते हैं। उसके अलावा रेटिनाइटिस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जब शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का संपूर्ण पाचन चयापचय नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आंखों के अंदर भी जो है आंखों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और रेटिनाइटिस हो जाता है, या आंखों के अंदर इन्फ्लेमेशन होना, सूजन आना, खुजली आना, पानी गिरना, और कई बार जो है आंखों की ज्योति तक भी जा सकती है, या अंधापन भी हो जाता है, धुंधला दिखाई देना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। इसके अलावा एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं उससे संबंधित एक स्थिति होती है, एक सिचुएशन है या एक डिजीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है
कि कोलेस्ट्रॉल जो है और ब्लड के अंदर इसका लेवल बढ़ने लगता है और ये दलिए के जैसे जो है छोटे छोटे दाने जो है हो जाते हैं, जो कि बाद में या उम्र के साथ में चलने पर जो है ये हार्ड हो जाते हैं और इसके ऊपर सॉल्ट्स जो हैं, अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स, आयरन, कैल्शियम और ये सब डिपॉजिट होते हैं और ये जो हमारी रक्त नलिकाएं हैं उनको अंदर से सकरा बना देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जाकर चिपक जाते हैं, इन्फेक्शन भी हो जाता है, कई बार रक्त नलिकाओं के अंदर घाव हो जाता है और जिसकी और धीरे धीरे इसके ऊपर और जो है कोलेस्ट्रॉल और इस सब चीज़ें डिपॉजिट होती रहती हैं, सॉल्ट्स, जिससे कि ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो जाती है या ये बहुत कठोर हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं और कई बार पूरी तरह से ये ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा हम देखें तो डायबिटीज़ के प्रकार या मधुमेह के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। दो प्रकार की बेसिकली मधुमेह जो है वो होती है। सबसे पहला है बालकों में मधुमेह या जुवेनाइल डायबिटीज़। जुवेनाइल डायबिटीज़ या इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ भी बोलते हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़ का क्या मतलब है कि कई बार जो है 20 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर भी डायबिटीज़ पाया जाता है या जन्म से ही कोई डिसऑर्डर जो है बच्चों के अंदर होता है, जो कि उनका शरीर जो है इंसुलिन बनाने में असमर्थ होता है। तो इनके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ बेसिकली इसमें क्या है कि शरीर में इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा। तो ऐसे जो बच्चे जो कि डायबिटिक होते हैं या जो ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है प्रॉपरली जिनका शरीर, उनको हम जुवेनाइल डायबिटिक जो है पेशेंट बोलते हैं। और इसके अंदर जो है बेसिकली जो ट्रीटमेंट होता है उसमें इंसुलिन की ही डायरेक्टली जो है उनको दिया जाता है। इसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन इंसुलिन देकर जो है आर्टिफिशियली इंसुलिन देकर इंजेक्ट कर कर इस कंडीशन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा प्रौढ़ावस्था का मधुमेह या अडल्ट डायबिटीज़ ये है बेसिकली उम्र के साथ में होने वाली या किसी जो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल या अन्य किसी इटियोलॉजी की वजह से या किसी कंडीशन की वजह से जो डायबिटीज़ होती है। बेसिकली इसके अंदर पहले से इंसुलिन तो बन रहा होता है, मगर समय के साथ में या किसी कारणवश इंसुलिन की मात्रा कम पड़ने लग जाती है या इंसुलिन धीरे धीरे उम्र के साथ में कम सिक्रीट होने लगता है। पहले जितना बन रहा है या जितना रिक्वायर्ड है उतना ना बनकर कम बनने लगता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अब मधुमेह के कारण हम देखें कि मधुमेह के कारण क्या क्या है, क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से मधुमेह हो जाता है। तो मधुमेह का सबसे मुख्य कारण या जो सबसे प्रोमिनेंट इसका जो कारण है वो है आपका हेरिडिटी या वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में बेसिकली डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। इसके अंदर ये होता है कि अगर हम इसमें कुछ कंडीशंस देखते हैं और इसमें हेरिडिटी फैक्टर किस तरीके से काम करता है ये अपन देखते हैं। तो इसमें अगर माता पिता दोनों में से एक जो है वो डायबिटीज़ से ग्रसित है और एक सामान्य है, तो जो उन माँ बाप के जो बच्चे होंगे वो सभी क्या होंगे, कैरियर्स होंगे। उनको डायबिटीज़ नहीं होगा लेकिन वो कैरियर्स होंगे, यानी वो उस डायबिटिक जीन को या डायबिटीज़ के जीन्स को आगे ट्रांसफ़र करने की क्षमता रखते होंगे। उसके अलावा एक मधुमेह से ग्रसित है माँ बाप में से और एक कैरियर है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि 50% जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि 2 बच्चे हैं तो एक बच्चा उसमें से कैरियर होगा और एक मधुमेह से पीड़ित होगा। ठीक है, अगर दोनों वाहक हो तो 50% जो है सामान्य व्यक्ति और अगर दोनों ही पेशेंट डायबिटिक नहीं है लेकिन कैरियर्स हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि 50% यानी 2 में से एक बच्चा है वो क्या होगा, वो कैरियर होगा और एक बच्चा जो है वो सामान्य होगा। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं, दोनों माँ बाप जो हैं वो डायबिटीज़ से ग्रसित हैं तो जो उनकी जो बच्चे हैं यानी 100% जो उनके बच्चे हैं वो डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे, यानी 2 बच्चे हैं तो दोनों ही डायबिटीज़ से पीड़ित होंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है डायबिटीज़ के ऊपर।
इसके अलावा हम उम्र देखें तो उम्र के अंदर जैसे कि अपन ने देखा था कि कुछ जो जुवेनाइल डायबिटीज़ होती है वो तो बचपन से ही होती है एक डिसऑर्डर की वजह से कि शरीर में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। लेकिन सामान्यतया जो है महिलाएं और पुरुष जो है दोनों ससेप्टेबल होते हैं डायबिटीज़ उनको होने के। लेकिन एक पर्टिकुलर उम्र के बाद में जो है 40 या 45 साल की उम्र के बाद में जब बॉडी के सिस्टम्स थोड़े स्लो डाउन होते हैं या हार्मोन्स प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो रहे हैं उस कंडीशन में डायबिटीज़ जो है होने की संभावना बढ़ जाती है। 40 या 45 साल या 50 साल की उम्र के बाद में डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगेन लिंग या सेक्स को अगर हम देखें तो महिलाओं और पुरुष में दोनों में बराबर जो है पॉसिबिलिटीज़ हैं। लेकिन कई स्टडीज़ के अनुसार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं के अंदर मेनोपॉज तक कुछ जो है कंपैरेटिवली महिलाएं जो है वो सेफ हो जाती हैं अपने सेक्स हार्मोन्स की वजह से मेनोपॉज तक इन कंपैरिजन टू जो उनके मेल मेंबर्स हैं। ठीक है, तो मेल्स में से अगर देखें तो फीमेल्स में संभावना कम होती है। लेकिन कहाँ तक? मेनोपॉज तक। मेनोपॉज यानी कि हिंदी वर्ड आप लोग उसका ढूंढिएगा, हिंदी वर्ड क्या है मेनोपॉज का। तो मेनोपॉज तक महिलाओं में संभावना कम रहती है लेकिन उसके बाद दोनों में संभावना बराबर हो जाती है। इसके अलावा मोटापा या ओबेसिटी अगर हम देखें तो मोटापा या ओबेसिटी जो है क्योंकि वो उसमें जो है फैट सेल्स बढ़ जाती हैं, कई बार पेनक्रियास पे भी दबाव पड़ता है फैट सेल्स बढ़ने की वजह से, और जो इंसुलिन बन रहा है वो कंपैरेटिवली कम पड़ने लग जाता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। वातावरण ऐसा देखा गया है, सामान्यतः इसका कोई ठोस जो है कारण उपलब्ध नहीं है कि गर्म प्रदेशों में सामान्यतः मधुमेह जो है वो वहाँ के लोगों में अधिक देखा गया है। इसके अलावा तनाव या टेंशन, जैसे कि हमने बोला क्योंकि इंसुलिन हार्मोन इसका मेन फैक्टर है, तो तनाव जब होता है तो बहुत सारे स्ट्रेस हार्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं। हमारे बेसिकली जो हार्मोन्स हैं उनका स्टेटस भी इससे इफेक्ट होता है कहीं ना कहीं। तो स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से भी या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या तनाव अगर होता है तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक शर्करा का सेवन, अधिक शर्करा का सेवन अगेन क्या होता है कि शुगर ज़्यादा है और उतनी ज़्यादा शुगर के लिए जो इंसुलिन तो बन रहा है लेकिन वो कम पड़ने लग जाता है अधिक शुगर्स के लिए बेसिकली। और दूसरा इसका एक इनडायरेक्ट जो है इम्पैक्ट आता है अधिक शुगर या अधिक शर्करा लेने का। अधिक शर्करा लेने से क्या होता है कि फैट बढ़ जाता है या बॉडी वेट बढ़ जाता है। अगेन बॉडी वेट बढ़ता है तो जो है डायबिटीज़ होने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सामान्यतया हम आहार में या डाइट में जो है उपचार क्या करेंगे। उपचार में जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा मेडिकेशन वो तो रहेगा ही, साथ में आहार पर नियंत्रण होना, आहार का जो है मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ के अंदर। और तीसरा है व्यायाम। देखिए दो ऐसे फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और लेकिन इसे काफ़ी हद तक जो है डाइट से और व्यायाम से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैलोरीज जो है अगर हम देखें तो इस कंडीशन के अंदर डायबिटीज़ में कैलोरीज जो है वो पेशेंट के वेट, बॉडी वेट पे पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए हम कैलोरीज देंगे। कैलोरीज जो है बेसिकली हम बैलेंस देंगे कि ऐसा नहीं हो कि वसा की मात्रा ज़्यादा है, या कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम देंगे तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट देंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट कौन से होते हैं? एक होते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो कार्बोहाइड्रेट हैं जो कि शरीर में जाते ही शरीर का ग्लूकोज लेवल बढ़ा देते हैं, एकदम से बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं। उन्हें कहते हैं हम हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स, जैसे कि चीनी हो गई, गुड़ हो गया, या चावल हो गए, आपके आलू हो गए, ये हाई ग्लाइसेमिक
इंडेक्स वाले फूड आइटम्स हैं। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स हम ज़्यादा दे सकते हैं, जिनमें कि ग्लूकोज तो रिलीज होता है लेकिन धीरे धीरे रिलीज होता है, या कुछ समय लगता है उनसे ग्लूकोज रिलीज होने में। तो इसके अंदर जो है बहुत सारे आपके जैसे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले जो फूड आइटम्स हैं, नट्स भी दे सकते हैं इसके अंदर। अनाजों में जो है बाजरा आप दे सकते हैं या जवार दे सकते हैं। ओट्स भी नहीं, आप इसके अलावा और दूसरे जो ग्रेन्स हैं वो इसमें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड आइटम्स जो हैं वो इसमें दे सकते हैं। ऊर्जा की मात्रा डिपेंड करती है पेशेंट के ऊपर। इसमें हम जो है कमी जो है कर सकते हैं अगर पेशेंट की कंडीशन वर्स है, या उसमें जो है बेसिकली वो ओवरवेट है, या तो उस कंडीशन को देखते हुए हम एनर्जी की रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। प्रोटीन की भी हम सामान्य प्रोटीन उसको दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन अगर उसमें कहीं ना कहीं किडनी इफेक्टेड है तो हम प्रोटीन की मात्रा भी इसके अंदर रिस्ट्रिक्ट करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो डायबिटिक पेशेंट में वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं देना है, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हमने देखा कि कई पेशेंट्स में एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो सैचुरेटेड फैट्स को अवॉइड करके अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट्स जो है, पूफा रिच फैट्स जो है वो हमें डायबिटिक पेशेंट को देने चाहिए। रेशा या फाइबर एक इम्पॉर्टेंट जो है तत्व है, एक न्यूट्रिएंट तो नहीं कहेंगे लेकिन एक इम्पॉर्टेंट तत्व है जो कि आहार में सम्मिलित करना ज़रूरी है, जो कि हम किसकी फॉर्म में दे सकते हैं, स्प्राउट्स की फॉर्म में दे सकते हैं, वेजिटेबल सैलड्स, फ्रूट सैलड्स। फ्रूट्स में भी लिमिटेड फ्रूट्स जो है देने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर भी फ्रक्टोज शुगर जो है, सिंपल शुगर्स जो है वो पाई जाती हैं। तो फ्रूट्स में जैसे कि आपका गुआवा हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया, आपका मौसम्बी हो गया, ये इस तरीके के फ्रूट्स, पपाया हो गया, ये फ्रूट्स जो है हम डायबिटिक पेशेंट्स को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इंसुलिन या मेडिकेशन जो भी है वो डॉक्टर के अनुसार हम दे सकते हैं। व्यायाम ज़रूरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए, क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है व्यायाम, इंसुलिन सिक्रीशन को भी बूस्ट करता है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लूकोज है आपके रक्त के अंदर, उस ग्लूकोज को बर्न करने का, उसको जलाने के कार्य भी करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डायबिटिक पेशेंट के अंदर जो है आप दलिया है, होल सीरियल्स और पल्सेस हैं, इनकी मात्रा जो है ज़्यादा दे सकते हैं। वसा की मात्रा कम, बेक्ड प्रोडक्ट्स आप ज़्यादा दे सकते हैं। इसमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी दे सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप डाइटरी मॉडिफिकेशन डायबिटीज़ के अंदर हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे डाइटरी मॉडिफिकेशन इन फीवर।